हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोने। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। साथियों, काफ़ी लोगों का डिमांड आ रहा था कि राजस्थान जो जेएलओ का एग्जामिनेशन है, उसी जेएलओ के एग्जामिनेशन को देखते हुए वन लाइनर इसका करा दिया जाए। तो साथियों, उसी रिक्वेस्ट को आपको कंसिडर करते हुए वन लाइनर सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जो कि आपका किससे है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से, जिसको हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कहते हैं, उसी का ये आज मैं पार्ट फर्स्ट आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। और इसमें जो भी वन लाइनर बन रहे हैं, सभी वन लाइनर को मैं यहाँ पे आपके सामने एज यूजुअल रखने का काम करूँगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होंगे। साथियों, सभी के सभी टॉपिक्स को हम रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पर रखेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे आपके पास ये पूरा वन लाइनर सीरीज आ गया, जो कि हमने लिया है, और ये किससे है, दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित एक पंक्ति प्रश्न है। और साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि ये सीआरपीसी जो है, ये मेजर सब्जेक्ट है, और इस मेजर सब्जेक्ट का भी क्या बनाया गया है, वन लाइनर सीरीज बनाया गया है। तो हम चैप्टर वाइज पढ़ते हुए चलेंगे, एक एक चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। अगर हम अध्याय फर्स्ट मीन्स की चैप्टर नंबर, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो हमारे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 के बीच से क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और इन्हीं सभी को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक कर रहा है धारा 1 से लेकर के 5 तक। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको जूम कर रहे हैं, जिससे कि और भी बेहतर आप लोगों को ये चीज़ें दिख सकें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें और भी यहाँ पे बेहतर दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितने अध्याय एवं धारा हैं। साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि आईपीसी सीआरपीसी के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं और कितने नंबर ऑफ सेक्शन हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी में ही नहीं पूछा जाता है। जब आप देखते होंगे आईपीसी देखते होंगे, तो आईपीसी में भी पूछा जाता होगा, सीआरपीसी में भी पूछा जाता है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है जब इस टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर हैं इस एक्ट में, और कितने नंबर ऑफ टोटल सेक्शन है, और चैप्टर और सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अगर हम सेक्शन की बात करते हैं, तो टोटल 37 सेक्शन है, और 484 मीन्स की 484 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे 484 यहाँ पे हमारे सेक्शंस मौजूद हैं। तो ये इतना ही से हमारा पूरा क्या है, इतना ही हमारा पूरा सीआरपीसी है। और इस सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है साथियों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसको कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसका पूरा नाम है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8, 10 एवं 11 को छोड़कर इसके बाकी के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होंगे। तो साथियों, आप देख सकते हैं नागालैंड राज्य में धारा 1 के अंतर्गत ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप बेयर एक्ट को एनालिसिस करेंगे, तो बेयर एक्ट में ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे बात कर रहा है संज्ञेय अपराध की। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात कर रहा है, संज्ञेय अपराध की। तो कह रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार सहित अन्वेषण की शक्ति प्राप्त है। साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि जब जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की हम बात करते हैं, तब कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में ये माना जाता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो पुलिस उसमें क्या कर सकता है, पुलिस उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकता है और उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। और आप कहेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस कहाँ पर दिया है, तो मैं कहूँगा कि ये 2C के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करेंगे, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस के बारे में हमको सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज C के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अभी सभी के सभी मैं आपको डेफिनेशन क्लॉजेस को भी बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन क्लॉजेस से यहाँ पे बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं, कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित किया गया है। तो जितने भी यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत, सभी के सभी वर्ड को हम अभी एक साथ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, और हर एक वर्ड्स को हम आपको समझा भी देंगे कि हाँ, ये कब कब आया है, कैसे कैसे आपके एग्जामिनेशन में आता जाता है। नेक्स्ट देखिए, कर संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। अब ये संज्ञेय अपराध की परिभाषा कहाँ पर दी गई साथियों, तो अभी 2 गौ को आपने ऑब्जर्व किया है, जिसको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको 2C भी आप कहते हैं। 2 गौ कहिए या 2C भी कहिए, जो कि डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 घ में परिभाषित परिवाद संबंधित है। अब जो परिवाद है, ये किससे संबंधित है, संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध से। ये जो परिवाद संबंधित होता है, ये किससे संबंधित होता है साथियों, तो जो कॉग्निजेबल
जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होता है उसी संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध से ये संबंधित होता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य प्रकृति की होती है। यहाँ पे बता रहा है कि जो हमारा संज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है ये जमानती होती है। इसमें क्या मिल जाता है साथियों, हमको बेल मिल जाता है, ये बेलेबल नेचर का होता है और सामान्य प्रकृति की ये घटना होती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, असंज्ञेय अपराध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो असंज्ञेय अपराध की बात करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं। और ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, जब आप डेफिनेशन क्लॉजेस के 2L को आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक तो सभी के सभी सेक्शन 1 में आप फॉल कर रहे थे, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 2 की बारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, परिभाषा खंड। और सेक्शन नंबर 2 में ही मैंने आपको बताया है कि सेक्शन नंबर 2 में ही पूरा आपको परिभाषा दे करके रखा गया है। तो मैं सभी डेफिनेशन को पहले आपके सामने एक एक करके रख देता हूँ और उसी डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। मैं हिंदी में नहीं, मैं इंग्लिश में सारे डेफिनेशन को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा समस्या आपको होने लगती है कि हाँ डेफिनेशन क्लॉजेस को लेकर के। तो साथियों मैं अगर सेक्शन 2A की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, अगर सेक्शन 2A की बात करता हूँ तो इसमें बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो जो बेलेबल नेचर का मामला होता है एंड नॉन बेलेबल नेचर का मामला होता है, एंड नॉन बेलेबल का मामला होता है, नॉन बेलेबल का मामला होता है वो सेक्शन नंबर 2A में आपको देता है। सेक्शन नंबर अगर हम 2B की बात करते हैं तो साथियों इसमें चार्ज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है साथियों, तो चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है, किस प्रकार से चार्ज की विरचना की जाती है, किस प्रकार की चार्ज का फ्रेमिंग किया जाता है। इसी प्रकार से हमको सेक्शन नंबर 2C को भी ऑब्जर्व करना होता है। 2C में क्या देता है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस के बारे में देता है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड कॉग्निजेबल केसेस के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है सेक्शन नंबर 2C के अंतर्गत। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2D में आपको क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो 2D में आपको सिंपल कंप्लेंट देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से कंप्लेंट दर्ज होता है और कंप्लेंट क्या होता है। बस अगर आप ये इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी रटे रहेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में 1-2 नंबर ये आपका दे करके जाएगा, 1-2 नंबर आपका ले करके नहीं जाएगा। अगर 2E की बात करते हैं साथियों तो हाई कोर्ट आ जाता है। क्या जाता है साथियों, तो हाई कोर्ट आ जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है अगर डेफिनेशन क्लॉजेस की बात करते हैं। 2E में अगर आपने देख लिया कि यहाँ पे हाई कोर्ट आ रहा है, 2F में क्या आता है साथियों, तो 2F में आपका इंडिया आता है। क्या आता है साथियों, तो 2F में इंडिया आता है। 2G में क्या आता है साथियों, तो इंक्वायरी आता है। क्या आता है, 2G में इंक्वायरी आता है। फिर आगे चलते हैं, 2G में आपने इंक्वायरी देख लिया, फिर 2I के अंतर्गत आप क्या देखेंगे, तो 2I के अंतर्गत आप जुडिशियल प्रोसीडिंग को देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आप यहाँ पे देखेंगे। फिर 2J आता है, तो 2J में लोकल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। I के बाद J आएगा, तो J में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लोकल जुरिस्डिक्शन शब्द देखने के लिए मिलेगा। अब लोकल जुरिस्डिक्शन में क्या आता है उसको भी अभी हम आगे देखेंगे कि लोकल जुरिस्डिक्शन क्या आता है। फिर J के बाद K आता है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में बैठते हैं। तो 2K में यहाँ से आप देखेंगे। और 2L में JKL आता है। अब यल में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करता है सेक्शन नंबर 2L के अंतर्गत। फिर 2M आता है और 2M में हमको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो नोटिफिकेशन हमको 2M के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। फिर हमारे पास 2N आ जाता है। 2N का मतलब क्या होता है साथियों, ऑफेंस कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, जब हम ऑफेंस की बात करते हैं तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। सेक्शन नंबर 2O की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की बात करता है 2O के अंतर्गत। अगर 2P की बात करते हैं साथियों तो 2P में प्लेस आपको देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है साथियों, तो 2P के अंतर्गत आपको प्लेस देखने के लिए मिलता है। अगर 2Q की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2Q की बात करते हैं तो साथियों 2Q में क्या आ जाता है, आपके प्लीडर महोदय आ जाते हैं 2Q में। अगर यही बात हम 2R के अंतर्गत करते हैं तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों, पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2R के अंतर्गत। और यही अगर हम 2S की बात करते हैं तो पुलिस स्टेशन आ जाता है। क्या आ जाता है, पुलिस स्टेशन आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2Q में प्लीडर, 2 क्यों आया है भाई, मैं इनका प्लीडर हूँ। अब
2R के अंतर्गत क्या है, तो पुलिस रिपोर्ट आ जाता है, और 2S के अंतर्गत पुलिस स्टेशन आ जाता है। तो यहाँ पे PPP वाला पूरा आप देखते चलिए, PPP वाला आपको मिलता चल रहा है। 2S में पूरा आपका पुलिस स्टेशन आ गया। फिर 2T में प्रिस्क्राइब्ड आएगा, क्या आएगा साथियों, तो 2T के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड आएगा कि प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है, किसको हम लोग प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं। और एक और आपके पास यहाँ पे P वाला आएगा, 2U आएगा, क्या आएगा साथियों, तो 2U में भी आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि PP साहब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत आप देखते हैं। तो देखिए आपका पूरा का पूरा 5 तो यहाँ पे P से बन रहा है। मीन्स कि 2Q में प्लीडर बन रहा है, 2R में पुलिस रिपोर्ट बन रहा है, 2S में आपका पुलिस स्टेशन बन रहा है, और 2L में आपका हाँ 2T के अंतर्गत, हाँ साथियों यहाँ पे 2T में प्रिस्क्राइब्ड आपका बन रहा है, और 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन रहा है। तो आप पूरा P वाला यहाँ पे आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब आगे देखिए, अब आगे क्या कह रहा है, अब साथियों आएगा 2U। अब 2U के अंतर्गत क्या कह रहा है, 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात कर रहा है, PP की बात कर रहा है। साथ ही साथ उसके बाद से 2V के अंतर्गत आता है सब डिवीज़न आता है, क्या आता है साथियों, सब डिवीज़न इसके अंतर्गत आता है 2V के अंतर्गत। 2W के अंतर्गत क्या आता है, तो साथियों समन केसेस आते हैं, क्या आते हैं, समन केसेस आते हैं। समन केसेस जो होते हैं वो 2W के अंतर्गत आते हैं। और 2WA के अंतर्गत क्या आता है साथियों, तो इसके अंतर्गत विक्टिम आता है, क्या आता है साथियों, विक्टिम आता है। और इसको कब से डाला गया, तो 31/12/2009 से इसको क्या किया गया है, इसको डाला गया है 2WA को। और हमारे पास एक और सेक्शन आ जाता है जो कि डेफिनेशन क्लॉजेज होता है, 2X होता है, जिसको हम लोग वारंट केसेस के नाम से जानते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों ने यहाँ पे पूरा चीज़ों को एनालिसिस कर लिया जो कि डेफिनेशन क्लॉजेज से होता है। और डेफिनेशन क्लॉजेज ऐसा क्लॉजेज होता है जहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि ये ऐसा जगह होता है कि क्वेश्चन एग्जामिनर वाला क्या करता है, आपको फंसाने का काम करता है। अब यहाँ पे पूरे परिभाषा को आपने देख लिया। अब कह रहा है धारा 25 से दंड प्रक्रिया संहिता में अंत स्थापित दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा किया गया। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि 2005 के द्वारा इसको 25A की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 25A की बात करते हैं, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात किया गया है, वो डायरेक्टरेट की बात कर रहा है। तो ये कहाँ, ये कब डाला गया था, कब इसको अमेंड करके डाला गया था, तो साथियों आप देख सकते हैं 2005 का अमेंडमेंट किया गया था, और उसी 2005 के अमेंडमेंट से इसको यहाँ पे डाला गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा है कि दंड विधि संशोधन अधिनियम 2000 कब प्रवर्तन में आया था। तो साथियों यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2013 का जो अमेंडमेंट किया गया था, इसको प्रवर्तन, इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि 3 फरवरी 2013 को यहाँ पे एक डेट भी दिया गया है, और इसी डेट को क्या हुआ था, उसका प्रवर्तन किया गया था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत होता है जिसके लिए पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2L में यह उपबंधित किया गया है। कहाँ पे किया गया है साथियों, तो 2L के अंतर्गत ये हमको देखने के लिए मिलता है। और यहीं पे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस हमको सेक्शन नंबर 2L के अंतर्गत ही हमको देखने के लिए मिलता है, जो कि अभी मैंने ऑलरेडी आपके सामने रखने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं, ये जो सेक्शन आपको जो दिए हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने क्या किया, ऑलरेडी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब आपका यहाँ पे टाइम खराब करने का कोई भी मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे जो भी आपको दे रहा है डेफिनेशन क्लॉजेस से पूछ रहा है, ये सभी का सभी आप लोगों ने क्या कर लिया है, सभी का सभी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको कि मैंने आपको बताया ना हो। साथियों अब आगे चलते हैं, आगे देखिए कह रहा है, ये वाला देखिए, कह रहा जहां पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर रहा हो और उस अन्वेषण के बाद पता चलता है कि संज्ञेय अपराध नहीं है। देखिए अगर अन्वेषण कर रहा है और अन्वेषण करने के बाद पता चलता है कि ये संज्ञेय अपराध नहीं है, अपितु वो मामला असंज्ञेय है, मीन्स कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 154 की हम बात करेंगे और सेक्शन नंबर 155 की बात करेंगे। 154 में आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस देखने के लिए मिलेगा और 155 में अंतर्गत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी आप लोगों ने डेफिनेशन क्लॉजेस को भी एनालिसिस किया है कि हाँ कॉग्निजेबल केसेस किसको कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहते हैं। अगर डेफिनेशन क्लॉज की बात करते हैं तो साथियों ये 2C के अंतर्गत मिलेगा और
इसका नॉन कॉग्निजेबल की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन क्लॉजेज जो होगा ये 2L के अंतर्गत ये डेफिनेशन क्लॉजेज दिया है। लेकिन अगर हम सेक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 154 में आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेज और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 115 के 155 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग सिचुएशन को समझिए, कह रहा है कि जहां कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर रहा हो और उस अन्वेषण के बाद पता चलता है कि मामला क्या है, संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है अपितु वह मामला असंज्ञेय है और उसकी रिपोर्ट भेजता है, तब वह रिपोर्ट परिवाद समझा जाएगा। तब उसको क्या माना जाएगा, तब उसको कंप्लेन यहाँ पर समझा जाएगा। और पुलिस अधिकारी को यहाँ पे क्या समझा जाएगा, यहाँ पे कंप्लेनेंट समझा जाएगा, परिवादी समझा जाएगा। यहाँ पे वर्ड देखिए, जब पुलिस अधिकारी इस प्रकार का जांच करता है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपका टाइम ले रहा हूँ। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब पुलिस अधिकारी किसी मामले का अन्वेषण कर रहा है और अन्वेषण में जब उसको पता चल जाता है ये मामला क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या होता है साथियों, तो उसका परिवाद दाखिल किया जाता है। अब पुलिस अधिकारी को पता चल रहा है तो पुलिस अधिकारी उसका क्या करेगा, उसका परिवाद दाखिल करेगा। ठीक, जब पुलिस अधिकारी उसका परिवाद दाखिल करेगा तो उसको परिवादी किसको माना जाएगा, जो दाखिल करेगा उसी को तो माना जाएगा, तो परिवादी किसको समझा जाएगा, तो पुलिस अधिकारी को यहाँ पे परिवादी समझा जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत जांच की बात कर रहा है। जांच न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। इस संबंध में उपबंध धारा 2G के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है साथियों, तो ये इंक्वायरी शब्द की जो बात की जाती है, ये इंक्वायरी शब्द आपको 2G के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है और ये सिंपल चीज़ यहाँ पे बता रहा है। आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपराधिक मामलों का प्रथम चरण अन्वेषण होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मामला है, मीन्स कि क्रिमिनल केस अगर होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले 2G का हम इस्तेमाल करते हैं और 2G में हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा अन्वेषण स्टार्ट हो जाता है, इंक्वायरी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं। जबकि द्वितीय चरण जांच होता है, जबकि द्वितीय चरण हमारा क्या होता है साथियों, हमारा द्वितीय चरण इन्वेस्टिगेशन होता है। जाँच का उद्देश्य है कि कुछ तथ्यों की सत्यता और असत्यता को सुनिश्चित करना। जाँच हमेशा आरोप विरचित किए जाने के पूर्व की जाती है और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए कर रहा है, आपराधिक मामलों में 3 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। एक अन्वेषण, जांच एवं विचारण। अन्वेषण, जांच एवं विचारण धारा 2 में क्रमशः 2G और 2H के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। 2G में मैं बार बार इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ और 2H में बार बार मैं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये 2G और 2H अब आप भूलिएगा नहीं, 2G और 2H को आप भूलिएगा नहीं। 2G के अंतर्गत क्या कर रहा है, 2G का मतलब है इंक्वायरी। 2G का मतलब क्या है साथियों, तो इंक्वायरी है। और यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि 2G में क्या दिया है, डायरेक्ट हिट करता है। तो 2G में आपने देख लिया कि इंक्वायरी दे रहा है और 2H की अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन दे रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। ठीक, ये सेक्शन नंबर अभी हमारा 2 चल रहा है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा 2G और 2H में मैं घुला मिला हुआ हूँ। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है अन्वेषण का उद्देश्य अथवा कार्यवाही साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। इस संबंध में उपबंध अधिनियमित की गई है। 2H में ये उपबंध है। ये कहाँ पे उपबंध किया गया साथियों, तो ये 2H के अंतर्गत ये उपबंध हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कर रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था 3 फरवरी 2013 को ये प्रवृत्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है मजिस्ट्रेट या न्यायालय, कह रहा है यहाँ पर देखिए कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 WA के अंतर्गत है, पीड़ित शब्द में सम्मिलित नहीं है। अब पीड़ित शब्द के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है साथियों, अब कौन ऐसा शब्द होता है जिसको पीड़ित के अंतर्गत हम सम्मिलित नहीं करते हैं, तो यहाँ पर दे रहा है कि विधिक उत्तराधिकारी सम्मिलित है किंतु अभिभावक उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता है। ये चीज़ आप देखिए। और पीड़ित शब्द आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है, तो मैंने इनिशियल स्टेज पे ही आपको बताया था, सेक्शन नंबर 2WA के अंतर्गत आपको देखने के लिए विक्टिम मिलता है। और W के साथ साथ A अगर लगा है तो ये मान के चलिए कि मान के क्या चलना है कि ये 100% है कि इसको क्या किया गया है, इसको अमेंडमेंट करके यहाँ पे डाला गया है। और किस अमेंडमेंट के तहत डाला गया था साथियों, तो आपका 2009 में एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी 2009 के अमेंडमेंट से इसको क्या किया गया था, यहाँ पे विक्टिम शब्द को यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। नेक्स्ट ये हम बात करते हैं। कह रहा है पीड़ित पद के अंतर्गत
पीड़ित का संरक्षक एवं वारिस भी आता है। यह शब्द संहिता में 2008 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था साथियों? तो 2008 में इसका संशोधन किया गया था, लेकिन इसको लागू कब से किया गया था? तो 31/12/2009 से इसको क्या किया गया था? इसको 31/12/2009 से लागू किया गया था। और एक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 के मामले से इसको लागू किया गया था। अब उतना भी आप जान जाइए। आगे कह रहा है साथियों यहाँ पे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 प्रावधान करती है। अब किस चीज़ के बारे में प्रावधान करती है साथियों? तो कह रहा है सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए यहाँ पे प्रावधान किया जाता है। कहाँ पे? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 प्रावधान करती है सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट कह रहा है कि असंज्ञेय अपराध मामले से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है, और ये चीज़ हमको 2ठॉ के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत समन मामला ऐसे अपराध के लिए होता है जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास की सजा हो, और ये 2W और 2X के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। समन केस की अगर हम बात करते हैं, समन केस की बात करते हैं तो 2W में देखने के लिए मिलता है, लेकिन जब हम यही वारंट की बात करते हैं तो 2X के अंतर्गत हमको वारंट केस भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकार से प्राधिकृत किया गया हो, वही जाकर के ऐसा काम साक्ष्य को, एविडेंसेस को वहाँ पे इकट्ठा कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, कह रहा है जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित वाद है, और ये अगर एक केस लॉ दिया है तो साथियों एक केस लॉ भी आपके लिए यहाँ पे रेलिवेंट साबित होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। कह रहा है समन मामला वह है जो वारंट मामला नहीं है। अब हम किसको समन मामला कहते हैं साथियों? तो वो मामला समन मामला होता है जो कि वारंट मामला होता ही नहीं है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में इन संबंध में उपबंध किया गया। इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है? 2 के अंतर्गत हमको उपबंध करके बताया गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों तो कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अपराध परिभाषित है। किसकी बात करता है साथियों? तो अपराध की बात कर रहा है, ऑफेंस की बात कर रहा है। ऑफेंस कहाँ पे परिभाषित किया गया है साथियों? तो आप लोगों को पता है कि 2N के अंतर्गत। कहाँ पे साथियों? तो 2N के अंतर्गत आपको ऑफेंस परिभाषित किया गया है। और आप ऑफेंस देखना चाहेंगे कि कहाँ है, तो आप सीधे भाग करके जाइए IPC में, और IPC में सेक्शन नंबर 40 को आप देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑफेंस आपको दिखेगा। बात करते हैं नेक्स्ट। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण को परिभाषित किया जाता है। अब ये अन्वेषण 2 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, और ये बार बार आप लोग देख रहे हैं। कह रहा है वारंट मामले ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो 2 वर्ष के कारावास से अधिक है। तो ये 2 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आप लोगों ने डेफिनेशन क्लासेस ऑलरेडी यहाँ पे एक साथ मैंने आपको बता दिया था। आगे यहाँ पर देखिए, कह रहा है 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध वारंट मामला से है। किससे संबंधित है साथियों? तो जो वारंट का हमारा मामला होता है उसी वारंट मामला से ये संबंधित होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वारंट मामला वह मामला होता है, अगर हम वारंट मामले की बात करते हैं तो वारंट मामला वह मामला होता है जो किसी की मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित होता है। अधिनियम की धारा 2X में इसके बारे में क्या बताया गया? उपबंध बताया गया है, जिसको कि हम लोग वारंट केस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों कहाँ कितने बार इस एग्जामिनेशन में इसको पूछा गया है। कह रहा है धारा 2O में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी परिभाषित है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो 2O में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की हम बात करते हैं, जिसको थाने का भारसाधक अधिकारी हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है पुलिस इंचार्ज ऑफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कहा जाता है। 2Q की बात करते हैं तो तू क्यों आया है भाई? तू यहाँ पे क्या है? तू प्लीडर है, तो मैं प्लीडर के तौर पे यहाँ पे आया हूँ। 2Q का मतलब होता है, यहाँ पे कह रहा है संहिता की धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट वर्णित है कि पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 सब क्लास 2 के अंतर्गत भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट होती है। क्या होती है साथियों? जो सेक्शन नंबर 2R के अंतर्गत भेजी जाती है इसी को पुलिस रिपोर्ट के अंतर्गत हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एक बात करता है, कह रहा है लोक अभियोजक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अधीन नियुक्त है
और इसके अंतर्गत लोक नियोजन के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 2U में उपबंध किया गया है। इस संबंध में अधिनियम की जो धारा है वो 2U के अंतर्गत क्या किया गया, उपबंध किया गया है। आगे की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो 2005 कह रहा है संख्या 25 2005 का ये एक्ट है। अगर हम एक्ट नंबर की बात करते हैं 2005 का, तो 2005 का जो एक्ट नंबर है 25 है 2005 का, को राष्ट्रपति की अनुमति 23 जून 2005 को यहाँ पे लिया गया। और 2005 का एक्ट जो है अमेंडमेंट किया गया था साथियों, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था, इसीलिए बार बार 2005 का यहाँ पे जिक्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कह रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आहत व्यक्ति, जिसको हम लोग विक्टिम के नाम से जानते हैं, और मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि इसको इंसर्टेड किया गया था एक्ट नंबर 5 ऑफ 2009 से। इसको क्या किया गया था, डाला गया था। यहाँ पे देखने के लिए भी मिल रहा है, यहाँ पे 2008 लिखा गया, लेकिन जब इसको डाला गया था तो ये कब डाला गया था, तो 31/12 कब डाला गया था साथियों, तो मैं बार बार डेट बता रहा हूँ, 31/12/2009 को इसको क्या किया गया था, यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। किसको, विक्टिम को, जो कि WA के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है, 2WA के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। कब इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी साथियों, तो 2008 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। लेकिन ये लागू कब से हुआ था, तो इसको जब लागू किया गया था 31/12/2009 को इसको लागू किया गया। आगे देखिए कह रहा है दिल्ली दुष्कर्म कांड के बाद दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 भारतीय दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। आप सभी लोगों को पता है कि निर्भया के कांड के बाद से क्या किया गया, इसमें व्यापक तौर पे अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, और 2013 के बाद से कहाँ कहाँ आपको अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है, तो साथियों आपको भारतीय दंड संहिता में, मीन्स की व्यापक आपको देखने के लिए मिलता है, आपको IPC के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, CRPC में देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के भी अंतर्गत आपको अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यही तीनों के तीनों एक्ट हैं जो हमारे क्रिमिनल लॉ से डील कर रहे हैं। इस संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति 2 अप्रैल 2013 को मिली, लेकिन इस संशोधन को प्रभावी 3 फरवरी, यानी कि यह संशोधन 3 फरवरी 2013 से लागू माना जाता है। अब यहाँ से ऐसे जगहों से आपसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में आस्क किया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम किसकी बात कर रहा है, तो कह रहा है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ धाराओं में परिवर्तन किए गए हैं तथा कुछ नई धारा अंतः स्थापित भी किया गया। कुछ नई धाराओं में परिवर्तन भी किया गया और कुछ नई धाराओं को क्या किया गया है, यहाँ पे अंतः स्थापित भी किया गया। अब वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिसमें परिवर्तन किया गया है, कुछ उसमें अमेंडमेंट किया गया है और कुछ को नया यहाँ पे डाला गया है। जैसे धारा 26 की बात कर रहा है, धारा 54 क की बात कर रहा है, क का मतलब कैपिटल A, जहाँ कैपिटल A लग जा रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अमेंडमेंट समझ में आना चाहिए। धारा 154 में, धारा 160 में, धारा 161 में, धारा 164 में, 173 में, 197 में, 273 में, 309 में तथा 327 में संशोधन किया गया, जबकि धारा 198 को, 357 को तथा धारा 357 ग को अंतः स्थापित यहाँ पे किया गया है। इसको नया एज यूजुअल डाला गया है। तो आप सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। ये सभी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे हैं, अध्याय नंबर 2 की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है साथियों, सभी चीज़ों को हम एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 से लेकर के सेक्शन नंबर 25 के बीच में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो कह रहा है दंड न्यायालयों और कार्यालयों के गठन के बारे में बात कर रहा है। कौन हमारा बात करता है, तो साथियों अगर हम अध्याय 2 की बात करते हैं तो अध्याय 2 इसी के बारे में बात कर रहा है। दंड न्यायालयों के वर्ग, जो कि धारा 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि उसकी हायरार्की के बारे में बात कर रहा है। किसके, जो दंड न्यायालय हमारा होता है उसी दंड न्यायालय के हायरार्की के बारे में यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब साथियों इसके हम पूरे हायरार्की को देखेंगे कि इसका हायरार्की क्या कर रहा है, उस हायरार्की के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अब एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दंड न्यायालयों के वर्ग की बात कर रहा है, जो कि धारा 6 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ देखने के लिए मिल रहा है साथियों, तो सेक्शन नंबर 6 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। पहला कह रहा है किशोर न्याय अधिनियम, जिसको कि हम लोग JJ एक्ट के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं, 2000 के अधीन बाल न्यायालय धारा 6 की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है पंचायती अदालत के बारे में बात कर रहा है। आगे कह रहा है कि
जिले में दांडिक प्रशासन का प्रमुख होता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश। किसको माना जाता है साथियों? तो जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसको दांडिक प्रशासन का प्रमुख कोर्ट माना जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कह रहा है लघुवाद न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। जो स्मॉल कॉजेस कोर्ट होते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों जो राज्य सरकार होती है, उसी राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो स्मॉल कॉजेस कोर्ट को क्या करेगी, स्थापित करेगा। और ये सभी के सभी आपके एग्जामिनेशन में कभी कभार पूछे जाते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये कभी कभार वाले हैं। नेक्स्ट कर रहा है दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित सीमा की अवधि लागू नहीं होती है। किसकी बात करती है साथियों? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं किया जाता है। जैसे आप सीपीसी में देखेंगे तो वहाँ पे पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने के लिए मिलता है कि इस सीमा से लेकर के इस सीमा तक की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे आयकर अधिनियम 1961 की बात कर रहा है, सीमा कर अधिनियम की बात कर रहा है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की बात कर रहा है। आगे देखिए कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1 के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का अर्थ संविधान की 6वीं अनुसूची के पैरा 20 में उल्लिखित आसाम से होगा, मीन्स कि उसके लिखे हुए से ही होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों, यहाँ पर देखिए आपके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन के प्रयोजनों के लिए किसी नगर या नगर को महानगर घोषित कर सकता है। अब वो उसके ऊपर होता है कि किस नगर को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जा सकता है। और साथियों आप सभी लोगों को पता है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है उसको क्या किया जाता है, उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित कर दिया जाता है। 10 लाख यहाँ पर दिखा है, जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया जा सकता है। और वहाँ पे कौन बैठते हैं? तो वहाँ पे हमारे एमएम साहब बैठते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए किसी नगर को महानगर घोषित कर सकेगी जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। और ये आपको देखने के लिए सेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो कहाँ मिलता है? तो सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत एज यूजुअल आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। कर राज्य सरकार सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, यह किस धारा में इंगित किया गया है? तो साथियों ये धारा नंबर 9 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सत्र न्यायालयों के न्यायाधीश का स्थानांतरण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत उपबंध किया गया। किसके अंतर्गत किया गया साथियों? तो धारा नंबर जो 9 है, धारा नंबर 9 के अंतर्गत इसका ही उपबंध किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति संबंध राज्य के उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है। ऐसे उपबंध सीआरपीसी की धारा 9 सब क्लास 3 के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है साथियों? तो ऐसा जो उपबंध होता है ये सीआरपीसी की धारा 9 सब क्लास 3 के अंतर्गत किया जाता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायाधीशों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की उपधारणा 2 में उपबंध किया गया। इसकी उपबंध कहाँ किया गया साथियों? तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 की उपधारा 2 में उपबंध इसका किया गया है। आगे यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है एक सहायक सत्र न्यायाधीश। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कह रहा है कि एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड पारित कर सकता है, जैसे कि मृत्यु दंड किया जा सकता है, कारावास या 10 साल से अधिक के कारावास की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे यहाँ पर देखिए कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15 सब क्लॉज 1 के अनुसार सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहेंगे। जैसे कि हम सीजीएम की बात करते हैं, यहाँ पे हायरार्की देखिए, सीजीएम की हम बात करते हैं, ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। और इसके अंतर कौन होंगे? तो साथियों इसके अंतर्गत हमारे क्या होते हैं? तो सीजीएम के अंतर्गत जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हम बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो हमारे असिस्टेंट वो क्या कहते हैं, सीजीएम साहब की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इनके नीचे जितने भी होंगे हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इसके नीचे ही रहते हैं। किसके नीचे? जैसे यहाँ पे आपने सीजीएम साहब को देख लिया,
तो सीजीएम साहब के नीचे कौन है? अब यहाँ पे 2 कॉलम बना लीजिए, एक जेएम फर्स्ट साहब होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, और एक जेएम सेकंड साहब होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होंगे। ये सभी के सभी किसके नीचे रहते हैं? तो इसी सीजीएम साहब के ही नीचे रहते हैं। यही बात यहाँ पे आपको कह रहा है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है धारा 21, किसकी बात कर रहा है? धारा 21 में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में विधि वर्णित है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है साथियों, तो ये राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्द के पश्चात अंत स्थापित शब्द है। एक या अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की बात यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, कर रहा है किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए। किसकी बात कर रहा है साथियों? कि अगर कोई जिला है उसमें किसी भी प्रकार का लोक अभियोजक नियुक्त करना है तो राज्य सरकार प्राधिकृत है। और लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अब ये तरीका भी जान जाइए कि किस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो साथियों डीएम साहब इसके लिए क्या करते हैं? डीएम साहब इसके लिए लिस्ट बनाते हैं, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से आप लोग जानते हैं। और वो किससे? जो आपके जिला जज होते हैं उसी जिला जज से परामर्श लेकर के कि हाँ किसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, उसी लोगों का नाम सेलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? इनके एक लिस्ट बनाते हैं और उसी लिस्ट को क्या करती है? राज्य सरकार अवलोकन करती है और उसके बाद से उसमें बनाती है। देखिए आगे देखिए, लोक अभियोजक पीपी साहब बनाती है। कर लोक अभियोजक जिले के लिए नियुक्ति के लिए प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है? तो साथियों राज्य सरकार। धारा 24 सब क्लास 3 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है, कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वो कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में विधिक व्यवसाय करता होगा। इस संबंध में अधिनियम की किस धारा में प्रावधान किया गया? तो सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 7 के अंतर्गत इसका प्रावधान आपको देखने के लिए मिलता है। मीन्स कि अगर आपको पीपी साहब बनना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास 7 साल का अनुभव होना चाहिए। और ये आपको सिंपल के सिंपल सेक्शन नंबर 24 सब क्लॉज 7 के ही अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है, जिसको एपीओ के नाम से जानते हैं आप लोग, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन सहायक लोक अभियोजक संचालक करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में उपबंध किया गया है? तो सेक्शन नंबर 25 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के लिए एक पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। ऐसा प्रावधान अधिनियम की धारा 25 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको ये प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 25 को दंड प्रक्रिया संहिता में अंतः स्थापित की गई है। अभियोजन निदेशालय की स्थापना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के अंतर्गत किया गया है। लोक अभियोजन और सहायक लोक अभियोजन सरकार की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत होते हैं। ये लिखित प्राधिकार से न्यायालय में जाहिर होते हैं तथा अभिवचन भी करते हैं। न्यायालय में ये क्या होते हैं? ये न्यायालय में हाजिर होते हैं और अभिवचन भी, प्लीडिंग भी करते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकता है? तो ये धारा 26 के अंतर्गत आपको बताया गया है कि संक्षिप्त विचारण वहाँ पे किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब आप आ गए अध्याय 3 में, जो कि सेक्शन नंबर हम 26 से लेकर के 35 तक को यहाँ पे डील करेंगे। कह रहा है न्यायालयों की शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि न्यायालय की क्या शक्ति होती है। तो पहला कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की वह धारा जो किशोर के मामले में अधिकारिता से संबंधित होता है, जो कि धारा 27 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, बहुत कम रेयर कंडीशंस में यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कर रहा है, धारा 27 किशोर द्वारा किए गए अपराध के विचारण से संबंधित है। किशोर वह व्यक्ति होता है जिसकी उम्र 16 वर्ष से कम। उम्र का निर्धारण उस तारीख से किया जाएगा। अब किस तारीख से किया जाएगा? देखिए आगे कह रहा है, जिस तारीख से वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाएगा, उसी तारीख से उसका क्या किया जाएगा? उसके उम्र का निर्धारण किया जाएगा। अगर उस उम्र के अंतर्गत वो आ रहा है तो उसको जुवेनाइल माना जाएगा, उसको किशोर माना जाएगा। और इनके लिए एक एक्ट भी बना है जिसको हम लोग जेजे एक्ट के नाम से जानते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, और उसी एक्ट के नाम से इसको हम जानते हैं।
आगे कह रहा है किशोर द्वारा किए गए अपराध का विचारण, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो कह रहा है किशोर के द्वारा किया गया अपराध का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जाता है साथियों, तो जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा विशेषतया अधिकृत किया गया होगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कर संहिता की धारा 28 एवं 29 उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं नगर एवं महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दंड किए जाने से संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों, तो सेक्शन नंबर 28 और सेक्शन नंबर 29 इससे संबंधित होता है। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है धारा 28 सब क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दंडादेश को क्या कर सकता है, दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आजीवन कारावास का दंडादेश सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित किया जा सकता है। किसके द्वारा साथियों, तो जो सत्र न्यायाधीश होंगे उसी सत्र न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पे पारित किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 सब क्लॉज 2 में किया गया है। कहाँ पे किया गया साथियों, तो जो ऐसा प्रावधान है ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, कह रहा है एक सहायक सत्र न्यायाधीश कानून द्वारा अधिकृत कोई भी दंड पारित कर सकता है, किसी भी प्रकार का वो दंड पारित कर सकता है सिवाय निम्न दंड के, जैसे कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक का कारावास, जो कि 28 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, कह रहा है कोई सहायक सत्र न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास के अतिरिक्त अन्य कोई दंडादेश पारित कर सकता है, किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है, दंडादेश को पारित कर सकता है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 28 सब क्लॉज 4 के प्रावधान किया गया है, जो कि अधिनियम का धारा 28 है उसका सब क्लॉज 4 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखिए कह रहा है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। कितना तक का साथियों, तो 7 वर्ष का, यहाँ पे देख लीजिए 7 वर्ष से अधिक का कारावास यहाँ पे पारित कर सकता है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, किसकी बात कर रहा है साथियों, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश दे सकता है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है। अधिनियम की धारा 12 सब क्लॉज 1 में उपबंध किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है, अधिनियम की धारा 12 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत इसका प्रोविजंस देखने के लिए मिलता है। कह रहा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है। अधिनियम की धारा 29 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत यह उपबंध आपको देखने के लिए मिलता है, अगर आप प्रोविजंस की बात करेंगे तो। महानगर मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, कह रहा है 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने या कारावास या दोनों से दंड दे सकता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो सकती हैं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यह कह रहा है यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम किया जाता है तब न्यायालय द्वारा किया गया दंडादेश धारा 29 में वर्णित उन न्यायालय के दंडादेश देने की शक्ति से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है 7 वर्ष से कम अवधि के कारावास, जो कि सेक्शन नंबर 29 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार 1 वर्ष से अधिक कारावास और 5,000 रुपये अधिक जुर्माने से या दोनों से दंडादेश पारित कर सकता है। आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 की। सेक्शन नंबर 31 के बारे में आप देखिए, कई अपराधों का एक साथ विचारण में दंडादेश धारा 31 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है धारा 31 के अनुसार जब अपराधी का कई अपराध में एक विचारण हो रहा है तब न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी दंड दे सकता है। किसकी बात कर रहा है साथियों, जो हमारा सेक्शन नंबर 71 आईपीसी के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है, उसी के उपबंध के रहते हुए यहाँ पे क्या कर सकता है, यहाँ पर दंड दे सकता है, जो कि आपको यहाँ पे एज यूजुअल देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है यदि दंड कारावास के रूप में हो और न्यायालय ने यह निर्देश न दिया हो कि ऐसा दंड साथ साथ भोगे जाएं, तब वे ऐसे क्रम से वे एक के बाद प्रारंभिक होगा जिसका न्यायालय निर्देश देगा। मीन्स कि एक पनिशमेंट आपका खत्म होगा तब जाके दूसरा पनिशमेंट आपका स्टार्ट होगा। जिस प्रकार से कोर्ट आदेश देगा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना होगा। कह रहा है सभी संकलित दंडों की मात्रा यदि उस न्यायालय की दंड देने की शक्ति से अधिक हो जाए तो
उस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वो अपने से उच्च न्यायालय को उसका विचारण करने के लिए भेज देगा। नेक्स्ट कह रहा है, यह धारा इस नियम का अपवाद है कि कोई न्यायालय अपनी शक्ति से अधिक दंडादेश नहीं दे सकता है। मीन्स कि जितना उसके पास पावर है उसी पावर के अकॉर्डिंग्स में वो क्या दे सकता है, वहाँ पे पनिशमेंट दे सकता है। पता चले कि उसको सिर्फ 3 साल का सज़ा देने का पावर है और वो सज़ा कितना दे रहा है, 10 साल दे रहा है, तो इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। जितना उसके पास पावर होगा उतना ही वो सज़ा दे सकता है। कह रहा है कि किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग या पालन उसके पद उत्तरावर्ती द्वारा किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्ति का उनके पद उत्तरावर्ती द्वारा प्रयोग किए जाने से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो उन्हीं के पद से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। कौन है साथियों, तो सभी पुलिस और वो मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए यहाँ पे बाध्य किया गया उन लोगों को। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कह रहा है जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है उसे पकड़े या भागने से रोकने में। ए बी वाले में कह रहा है परिशांति भंग के निवारण से रोकने में। सी कह रहा है रेलवे को क्षति पहुंचाने के प्रयास में रोकने से। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, संज्ञेय अपराध में पुलिस को शक्ति प्राप्त है। क्या करने के लिए, तो अन्वेषण एवं गिरफ्तारी का बिना वारंट के, परंतु दंडाधिकारी जिन्हें उस अपराध में जांच या दंड देने का अधिकार है उन्हें सूचना देने के बाद ही। आगे यहाँ पर देखिए साथियों क्या दे रहा है, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया किसकी बात कर रहा है, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की वह धारा जो कुछ अपराधों में पुलिस अधिकारी को जनता द्वारा इत्तिला करने का प्रावधान करती है। और ये कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, तो सेक्शन नंबर 39 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलता है। अब साथियों आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 को आज नहीं करते हैं क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अभी इसको हम लेकर के आएंगे, कब लेकर के आएंगे इसको, हम पार्ट 2 के अपने सेशन में लेकर के आएंगे और एक एक प्रोविजंस को हम आपको विद केस लॉ के साथ यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो होता है बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो साथियों जो भी प्रोविजंस बचे हैं हम उसको नेक्स्ट शिफ्ट में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।